नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। मैं हूं देव शर्मा और आप देख रहे हैं खबर जागरण। चुनावी समय में आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर हम पब्लिक के बीच हैं। पिछले 2 दिनों से हम पब्लिक से यही जानना चाह रहे हैं कि उनके आखिर मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से वो चुनावों को लेकर सोचते हैं और क्या वो आगे अपने प्रत्याशी से चाहते हैं, किस तरीके का। खबर जागरण लोगों के बीच जा रहा है, उनके मुद्दे जान रहा है। आज भी हम लोगों के बीच में हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं को लेकर फील्ड में भी उतरते हैं और अपनी कलम से ताकत भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ आज हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री ललित कुमार एडवोकेट। सर, खबर जागरण लोगों की राय जानना चाह रहा है और इसी दिशा में आपके पास भी आए कि आप इस समय निकाय चुनाव चल रहे हैं, आपकी भी मन में कुछ चल रहा होगा, लोगों की समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच रहे हैं। क्या सोचते हैं सर चुनाव में इस बार, क्या उम्मीद है, क्या स्थिति है? चुनाव में मेरी समझ में तो अभी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है सही से, क्योंकि मेन जो हमारा कोसी कला क्षेत्र है वो बीजेपी की टिकट जिसको मिलती है उस पर बेस करके चलता है कि बीजेपी की टिकट पहले किसको मिलेगी, उसके बाद ही सामने वाले उम्मीदवार की ताकत और उसके जीतने ना जीतने की उम्मीदों पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाता है। तो अभी पहले बीजेपी अपनी टिकट घोषित कर दे, उसके बाद में मैं इस बारे में ज़्यादा स्पष्ट कुछ कह पाऊँगा। आप व्यापार संगठन से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अभी हाल फिलहाल में एक व्यापार संगठन ने कहा है कि कोई भी प्रत्याशी इस तरीके का नहीं है जो व्यापारियों की बात सुने। क्या ये बात आपके संगठन के अनुसार भी है क्या? नहीं, मेरा इस मामले में सोचना ये है कि कोसी कला में जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से 90% जो प्रत्याशी हैं खुद में एक व्यापारी हैं। आप तरुण सेठ जी को ले लो या धर्मवीर अग्रवाल जी को ले लो, भगवान सिंह आर्य को ले लो, या तो जैसा नाम आया श्री जगदीश सुपानिया जी शर्मा जी को ले लो, ये सब व्यापारी हैं। मतलब वो चुनावी फ्रेम में फिट बैठ रहे हैं आपके अनुसार? नहीं, अब ऐसा है ना कि जो लोग इतने दिनों से सेवा करते आ रहे हैं या जो भी उनका एक नीति, मतलब जिन्होंने अपने उद्देश्य बनाया कि भाई हमें चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो उनका एक एम है, तो उसके हिसाब से अब उनके अलावा और कोई अभी उम्मीदवार सामने आया भी नहीं है। सर, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंकित मालविया और महामंत्री मनीष एलाई जी ने भी कल 2 दिन से पोस्ट डाली हुई है कि वो अपना एक प्रत्याशी अलग खड़ा करेंगे। क्या सर इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरा इस तरीके की चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि व्यापारियों का काम है व्यापार करना, ना कि नगरपालिका चलाना। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी समस्या भी है, हमारा भी सहभागिता होनी चाहिए, व्यापारियों की सहभागिता होनी चाहिए और सारे संगठन एक साथ एकजुट हैं। नहीं, अब ये इस तरीके का हमारा कोई अभी निर्णय हुआ नहीं है इस बारे में कि भाई हम उनका समर्थन करें या नहीं करें। बाकी मेरा सोच ये है कि हर संगठन की अलग अलग सोच होती है। मेरी सोच ये है कि हमने पिछले 10 साल में मैंने खुद ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं कि नगरपालिका से हर तरीके की समस्याओं को उठाया है और कोशिश भी की है कि वो किसी न किसी तरीके से उनका समाधान हो। तो अब ये कि वे व्यापार मंडल अपना प्रतिनिधि खड़ा भी करेगा, तो इसके लिए उनको 5 साल पहले तैयारी करनी चाहिए थी इसी तरीके की कि भाई आज आके अचानक से कि हम अपना व्यापार मंडल का वो प्रतिनिधि खड़ा करेंगे या फिर हम ये चेयरमैन बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये बात कहीं पे भी टिक पाएगी। औचित्यहीन है। हाँ, मेरे हिसाब से औचित्यहीन है आज के परिप्रेक्ष्य में। इसके लिए तैयारी ऐसा नहीं होता कोई भी चुनाव लड़ने के लिए हम अचानक से उतर पड़े, उसके लिए तैयारी की भी ज़रूरत होती है। आपके अनुसार जितने भी उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं वो इस फ्रेम में फिट बैठते हैं, चुनावी फ्रेम में, कि भाई वो लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और व्यापारियों का, जैसा उनका आरोप है कि व्यापारियों के सहयोग के लिए कोई भी अभी तक वादा नहीं किया गया है उनके द्वारा? नहीं, अब तो ये तो किसी ने पहले भी कभी नहीं किया कि व्यापारियों के हित में किसी ने वादा किया हो, चाहे वो नरेंद्र जी रहे हों, चाहे भगवत रेला जी रहे हों, वो तो खुद व्यापारी रहे हैं, तो उस समय पर तो व्यापारियों ने कोई बात ऐसी उठाई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आज भी हम ये कहते हैं कि व्यापारियों के लिए कुछ बोलें तो हाँ ठीक है, कोई मैटर उठाए तो उसमें वो निश्चित ही मुझे लग रहा है कि जब मैटर उठाए तो सारे चेयरमैन प्रत्याशी कहीं ना कहीं इस बारे में विचार करेंगे कि व्यापारियों की क्या समस्या हो सकती है। व्यापारियों की मेरे जो सोच है उसके हिसाब से भी सफाई व्यवस्था की ज़्यादा ज़रूरत होती है, गंदगी बहुत विशेष है। अगर ऐसा ही था तो अब बीजेपी का मतलब माने चलिए जैसे गवर्नर शासन होता है, सरकार चली जाती गवर्नर शासन होता है, तो 4 महीने से बीजेपी का शासन था, तो व्यापारियों की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में उनसे कह के और इस सफाई व्यवस्था दुरुस्त करानी चाहिए थी। सर, शिकायतें तो आपने भी की, काफ़ी शिकायतें लोगों के मुद्दे उठाए कि समस्या है, तो सुना तो गया नहीं। हाँ, मैंने भी इस समस्या को उठाया है। मैं खुद जो है नगर पालिका में जाके मिला हूँ, वहाँ योगेंद्र शर्मा जी से भी मिला हूँ, तो उनका कहना ये था कि बहुत सारा उधार नगर पालिका का जो है नगर पालिका पे लोगों का है और वेतन भी रूलर। उसके पीछे रीजन यही था कि उनके समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठी थी कि जिसके अंदर कहते थे कि पैसे कम लगने चाहिए थे, पैसे ज़्यादा लगे,
और ये सब मानते हैं कि 60 रुपये का काम 100 रुपये में हुआ, तो ये कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ वकील साहब इतनी आवाज़ उठाऊंगा और आधी जांच कराऊंगा। मैंने भी इनको बहुत सारी RTI और बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई, रात रात भर इनके लड़के मेरे दरवाजे पे खड़े रहते थे। तो मुझे लगा कि नरेंद्र जी इस चीज़ में लड़ाई में साथ देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जाँच कराएंगे, लेकिन उन्होंने कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जाँच नहीं कराई। मतलब आपने साथ दे दिया बाद में? नहीं, मैंने 1 साल उनका थोड़ा कोशिश की कि ठीक है कि भाई नया चेयरमैन बनाए, कुछ कार्रवाई करेगा या सुनेगा, लेकिन उन्होंने झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोला। और हमने व्यापारियों ने भी एक बार उनको समर्थन पत्र और ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उन्होंने हमारे व्यापारियों की एक भी समस्या का निदान नहीं करवाया। और मैं हमेशा उनकी पोस्ट पे, आप ये नहीं कह सकते मैंने नरेंद्र जी के बारे में जितना मैंने उतना तो रोहेला जी के बारे में नहीं लिखा जितना नरेंद्र जी के बारे में लिखा है। वैसे लगता है कि मतलब कुछ कुछ तो मीठा मीठा रहा ही है। नहीं, कोई मीठा नहीं रहा। मीठा इतना रहा है क्योंकि उनका व्यवहार मीठा है, तो इसलिए जो व्यक्ति सामने से जैसे उसके बारे में प्रचारित किया जाता था कि भाई बुलेट पे गुंडे घूमेंगे या चेयरमैन बन गया तो पता नहीं कितनी गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, इस मामले में मैं कहता हूँ उनने 5 साल के अंदर मेरे को नहीं लगता कोई गुंडागर्दी ऐसी कुछ शहर के अंदर बढ़ी कि नरेंद्र गुर्जर के बनने से गुर्जरों ने कोई आतंक मचाया हो। लेकिन काम के मामले में वो मेरी तरफ से फुल्ली फेल्ड हैं। अच्छा, जब चेयरमैन साहब अपना कार्यकाल पूरा करके आ गए तो प्रशासक तैनात हो गए। प्रशासक के समय में भी 4 महीने में भी उस पर होल्ड रहा एक तरीके से शासन का, और इस समय शासन कर रही बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में 4 महीने से भी तो बदहाली स्थिति है। तो उसके लिए भी आप देख लीजिए, मेरे पास अभी भी मैं आपको एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ। जन सुनवाई पे 2-3 एप्लीकेशन है। जिम्मेदार कौन है सर? एप्लीकेशन अलग है। हाँ, जिम्मेदार यहाँ के जो मान के चलिए यहाँ के बीजेपी के नेता हैं कि उन्होंने अपने प्रशासन से इस गंदगी पे और जो बदहाली फैली हुई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कराई। ये उनने बहुत बड़ी गलती की। मैंने एक नेता से यहाँ तक भी कहा कि भाई अगर नगर पालिका में पैसे नहीं है, आप 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार या 51,000 रुपये धार्मिक कार्यक्रमों में खर्च कर रहे हो, थोड़ा पैसा शहर की सफाई पे भी खर्च कर दो, 4 ट्रॉली चलवा दो, तुम्हारा नाम भी होगा, वोट भी मिलेंगी। लेकिन वो नेताजी भी उस बात को पी गए। कुल मिला के तो ये किस तरीके का आप अब किस तरीके का चेयरमैन चाहते हैं? क्या मतलब एक मानक होना चाहिए जिससे कि आपकी जो शिकायतें हैं वो भी खत्म हो जाएं, पब्लिक को सहूलियत भी मिले? चेयरमैन नाक वाला हो, ऐसा चेयरमैन हो कि वो किसी गलत बात को सुनने का आदी नहीं हो कि हम कोई वादा करके आए हैं और उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन क्या होता है कि मैंने ये देखा कि इसके अंदर जब व्यक्ति बन जाता है ना तो वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, पद पे आ गया। तो सर आप ही बता दीजिए, इतने सारे प्रत्याशी हैं कि मतलब किसको नाक हो सकती है सर? अब ये है ना कि मजबूरी होती है कि ना हम तो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, नहीं रहे हैं, तो हम कैसे सफाई कराएं? हम अपनी जेब से भी कई बार सफाई करवा चुके हैं, तो कहाँ तक अपनी जेब से सफाई कराएं? तो अब इस मैटर में मेरी सोच ये थी कि जो बीजेपी के यहाँ पे बड़े बड़े नेता थे उन लोगों को ये प्रयास करने चाहिए थे कि वेतन किसी तरह के जल्दी मिल जाए और शहर की सफाई व्यवस्था अच्छे से हो जाए। मैंने साड़ों की फ़ोटो डाली, मैंने गंदगी की फ़ोटो डाली। मैंने तो यहाँ तक कहा कि पहले जो लोग तरह तरह के फ़ोटो खिंचवाते हैं वो लोग गंदगी के साथ क्यों नहीं फ़ोटो खिंचवाते हैं? तो मेरे को नहीं लगता मेरे अलावा कोई व्यक्ति नगर पालिका में जाकर इन सब चीज़ों के लिए लड़ा हो और मिला हो। चुनाव भी तो लड़ना चाहिए था फिर आप। नहीं, चुनाव लड़ना एक जरूरी नहीं होता है चुनाव लड़के या कोई पद पा के हम काम करें। मैंने अभी तो अपना ये ध्येय बनाया हुआ है कि मैं एक अपने सुख के लिए समझ के चलो कि ठीक है मेरे सुख में औरों का भी सुख शामिल है अगर तो वो ठीक है। लेकिन मेरे को ये लगता है मैं कि जिस रास्ते से गुजरूं या जहाँ से भी मैं गुजर रहा हूँ, मुझे अगर वहाँ पर दिखता है कि गंदगी है या कोई परेशानी है तो मैं कोशिश करता हूँ उस पर लिखापढ़ी अवश्य करता हूँ और उससे संबंधित अधिकारियों से उसकी शिकायत जरूर करता हूँ। मेरे पास हज़ारों शिकायतें रखी हुई हैं जिनमें मैंने नगर पालिका अदर तरह तरह के डिपार्टमेंट्स में अपनी शिकायतें भेजी हैं। जन सुनवाई भी मैं काफ़ी कंप्लेंट करता रहता हूँ क्योंकि जन सुनवाई तो एक सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रहा है, उस पर अधिकारी अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा देते हैं। इस समय पे प्रशासक तैनात है, पहले भी आपकी चेयरमैन से भी शिकायत रही थी, उससे पहले भी चेयरमैन से शिकायत रही थी। लगातार आपका ऐसा लगता है कि जो भी चेयरमैन हो जाता है 36 का आंकड़ा रहता है आपका? उसके पीछे यही कारण होता है कि मैं चाहता हूं कि भाई जैसे मैं सोचता हूं ऐसी सब लोग सोचें। तो मेरी सोच ये रही थी जब कोई चेयरमैन बना है तो वादे तो इतने अच्छे अच्छे करता है, शुरू में जैसे नई नई दुल्हन आती है, नई नई गाड़ी आती है तो लोग उसको बड़े अच्छे से साफ करते हैं। तो 2-3 महीने 1-2 महीने दिखाते हैं, उसके बाद सारे लोग उन्हीं चीज़ों में मस्त हो जाते हैं। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोसी की मिट्टी कैसी है जो यहाँ के लोग हैं झूठा बोलते हैं और झूठ के आधार पे बन जाते हैं। उनको कम से कम ये वादा करना चाहिए कि अगर हम 3 महीने में या 6 महीने में ये काम नहीं कर पाए या हम वादा सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए, सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं रख पाए तो हम इस्तीफा दे देंगे। सर वैसे मैंने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है अभी तक, लोगों का भी कहना है कि मतलब आप भी 2 पैमाने रखते हैं। यानी कि अगर देखें हम 2 कार्यकाल को लगा के कि पिछली बार बीपी रोहेला के कार्यकाल को और नरेंद्र कुमार के कार्यकाल को, तो आपने बीपी रोहेला का जो कार्यकाल था प्रॉपर विरोध किया कि भाई यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ।
लेकिन लगता है कि नरेंद्र कुमार से कुछ बाद में बीच में आपकी मतलब सेटिंग गेटिंग या मतलब कुछ राजीनामा हो गया? ऐसा नहीं है, मैंने उनका समर्थन इसी बेस पे उस समय भी किया था। वो कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने एक पोस्ट डाली थी जब 6 महीने हो गए थे कि आप क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना भूल गए? क्योंकि मैंने भगवत रोहेला जी का जो विरोध किया था पिछले 5 साल रेगुलर, उसके पीछे रीजन यही था कि उनके समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठी थी कि जिसके अंदर कहते थे कि भी पैसे कम लगने चाहिए थे, पैसे ज़्यादा लगे। और ये सब मानते हैं कि 60 रुपये का काम 100 रुपये में हुआ, तो ये कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो मैंने उनका एक वक्तव्य सुना था, उन्होंने कहा था खराब तो सब हैं लेकिन उनमें से कम खराब कौन है उसको चुन लो। तो अभी जब चुनाव घोषित होगा उस समय पर इस चीज़ पर डिसाइड करूंगा मैं कि कौन कौन उम्मीदवार सामने हैं, उनमें से कौन कम खराब है। लाना बीजेपी को ही है। नहीं, अब उनमें से कौन कम खराब है तो ये जरूरी थोड़ी है वो बीजेपी का ही बंदा हो जो कम खराब होगा। अच्छा, और भी तो उम्मीदवार हैं, उनमें से डिसाइड करेंगे। नहीं, आप जुड़े हुए आरएसएस से हैं तो मतलब निश्चित तौर पे प्रभाव तो वहीं होता है ना? नहीं, ये बात आपकी सही है, आरएसएस है, लेकिन आरएसएस भी कभी ये नहीं कहती है कि गलत आदमी को वोट करो, और ना आरएसएस ऐसे गलत लोगों का कोई समर्थन करती है। ये ठीक है कि आरएसएस ने इसलिए कि राजनीतिक स्तर पे हमारा कुछ होल्ड हो इसलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी बनाई। आरएसएस के जो आदर्श हैं उनको जब वो फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ से भी निर्देश आते हैं बीजेपी के लिए कि भाई उनका कहीं ना कहीं होल्ड रहता है कि भाई इस रास्ते पर आप गलत जा रहे हो। अच्छा, बीजेपी में जो उम्मीदवार के नाम आ रहे हैं अभी वो बिल्कुल कंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं और विरोध की भी स्थिति है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। अग्रवाल सभा हमारी मतलब प्रतिष्ठित अग्रवाल सभा है, उसका एक खेमा दूसरे को टिकट दिलाने के लिए गया, बाकी और सभी दावेदारी कर रहे हैं। तो मतलब ये सब क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है, देखो टिकट मांगने वाले तो 3 या 4 या 5 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उनके क्या होता है कि भाई सबको शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। जब तक टिकट नहीं मिलेगी तब तक अलग अलग लोग अलग अलग व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उसकी शक्ति उनकी वजह से है। वो पार्टी भी ये देखेगी भी किसके साथ ज़्यादा लोग हैं, किसके साथ ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं, उसी के हिसाब से टिकट देगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब एक व्यक्ति को टिकट मिल जाती है तो बाकी जो कैंडिडेट होते हैं बीजेपी में अक्सर करके वो दगाबाजी नहीं होती है, वो सारे लोग फिर एक ही हो जाते हैं। मतलब सारे एक ही हो जाएंगे, अल्टीमेटली लास्ट में एक ही हो जाएंगे। आपका संगठन कहाँ पे है? हमारे संगठन ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मेरा संगठन तो ये है कि मान के चलिए ठीक है कि कोई गलत व्यक्ति भी चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है, तो हम तो उसके खिलाफ भी वही जो अब तक करते आए हैं। हमारा तो काम है संघर्ष करना, शिकायत करना, आपका जो काम है जारी रहेगा। अगर जनहित के काम नहीं करेंगे और हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि वो जनहित के काम नहीं हो रहे हैं, सफाई नहीं हो रही है, पानी सही नहीं मिल रहा है, तो वो बात तो मैंने हमेशा से उठाई और उठाता ही रहूँगा, चाहे मेरा दोस्त ही क्यों ना चेयरमैन बन जाना। कुल मिला के शिकायतें जारी रहेंगी। शिकायतें, देखो शिकायतें तो आप माने चलिए कि समस्याएं जैसे कहते हैं ऐसी शिकायतें तो कभी कम होंगी नहीं, क्योंकि मान के चलिए कि भी कोई अच्छा व्यक्ति बन जाता है, ठीक है, वो कुछ समस्याएं दूर कर पाएगा। तो हमारा प्रयास रहेगा हम 100 शिकायत तो करेंगे, कोई शिकायत ही ना करे, कोई जन समस्या ही ना उठाए, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि जन समस्याएं हैं ही नहीं, तो हम समस्याएं उठाते रहेंगे। जाते हैं। अग्रवाल सभा से भी आपने एक बार नोटिस भेज के हिला दिया था, क्या मामला था सर? वो सुनने में आया है सर। हाँ, मैंने जो है अग्रवाल सभा को नोटिस भेजा था, क्योंकि हाँ अग्रवाट का जो है ना उसके अंदर सबसे पहले जो कमेटी थी उसने बोला था कि 100 सदस्य बनाएंगे और वही ट्रस्टी होंगे, और 51 हज़ार रुपये सभी से लिए गए, उनमें मैं भी था। तो जब उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया और उन 100 लोगों को ट्रस्टी नहीं बनाया, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पुट किया कि जिन लोगों ने इसकी नींव रखी, क्योंकि उससे पहले अग्रवाल सभा पे इतने पैसे थे नहीं, जब इतने पैसे नहीं थे तो वो उस ज़मीन को खरीद ही नहीं पाते। आज वो ज़मीन खरीद के और जो दूसरा ग्रुप है वो उस पर काबिज हो गया। तो मेरा एक क्वेश्चन लाजमी बनता था कि भाई हमको आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, क्योंकि इसके एक तरह संस्थापक तो हम ही हैं। ये क्वेश्चन तो मेरा आज भी है उनसे। मतलब आपको पूछा जाना जरूर चाहिए। नहीं, जिन लोगों को जिस बेस पे आपने पैसे लिए, आपने जिस बेस पे ज़मीन खरीदी कि भाई 100 लोगों से 51 लाख रुपए में इकट्ठा कर रहे हैं, अगर अग्रवाल सभा में पैसा नहीं था तभी तो उन्होंने ये ऑफर दिया। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं यश प्रतिष्ठा की कामना रखता है, तो उसी प्रतिष्ठा और यश के लिए हमने इस पैसे को उनको दिया, तो वो हमको देना नहीं चाह रहे, हमारा राइट। क्या ये आपको ये नहीं लगता कि कई बार कि सामाजिक संस्थाएं में तो आपस में बैठ के ही काम कर लेना चाहिए? नहीं, ये आपकी बात सही है। ऐसा हो रहा है कि मान के चलिए हमने पिछली बार पर्चा भी भरा था, ठीक है, उसमें हमने कुछ कमियां लिख के उनको दी, लेकिन वो क्या होता है, जो कुछ लोग उसको कब्जा करके बैठ जाते हैं ना, जो लोग किसी और को एंट्री नहीं देना चाहते हैं, वो लोग हम लोगों को ये समझते हैं कि ये ठीक है, ये तो बक रहे हैं, इनको बकने दो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है।
इसलिए ये आपस में बैठ के नहीं सुलझ पाती हैं बातें। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ये समाज का काम है, इसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है, उनको जैसी सूचना लगे उसके बारे में उससे मिल के या उनको साथ में बिठा के उस समस्या का निदान समाज के अंदर खुद ही हो जाना चाहिए। ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी नोटिस की, क्योंकि मैंने इसके बारे में दयाशंकर जी को, के अग्रवाल को, आपके जो ब्रजवासी ढाबा वाले हैं रघुवर दयाल जी को, रोशन लाल जी को, हरिओम गुप्ता को, उन सब लोगों को उस समय मैंने कॉल करके बोला कि भाई ये गलत हो रहा है कि आप लोग हमको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिस बेस पे आपने पैसे लिए, एक तरीके से हमारे साथ तो धोखा ही हो रहा है। लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए मैंने केवल एक इंटरनल लेटर लिखा। उसके बाद में मेरे को अध्यक्ष जी और बठेनिया जी, अशोक बठेनिया जी दोनों लोग आए भी थे। उन्होंने मुझे समझाया कि भाई समाज के लोग इस काम को रोकना चाहते हैं और वकील साहब हम जैसे आप कह रहे हैं हम उसी हिसाब से इसको आगे चलाएंगे और आप लोगों को ट्रस्ट बनाएंगे और आप चिंता मत करिए, आप इसको एक बार बन जाने दीजिए। लेकिन आज भी इसके बाद उन्होंने कोई वादा आज तक भी पूरा नहीं किया कि इसका कोई ट्रस्ट बनाया हो और उसके अंदर उन्हीं ट्रस्टियों की वोटिंग हो और वो भी उसके मतलब एक तरीके से व्यवस्थापक बने। बाकी सब बातचीतों से लगता है कि मतलब जहाँ तक स्थिति समझ आ रही है कि कम से कम आपको प्रतिनिधित्व तो चाहिए करना। आप भी करिए ना, ये तो अच्छा मौका है निकाय चुनाव में से। किस परिप्रेक्ष्य में आप परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रतिनिधित्व करने का यानी जनप्रतिनिधि है तो एक अच्छा मौका है। आपको ये भी पता है पब्लिक की डिमांड क्या है, क्या सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें हैं। आप शिकायत करते रहते हो तो पता रहता है, तो क्यों ना आप एक सॉल्यूशन बन के सामने आइए। आप चेयरमैन ही लड़ी हैं सर। देखिए इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि तैयारी करनी होती है। जैसे व्यापार मंडल कूद गया है अचानक से कि भाई हमारी मांगे मानेंगे नहीं तो हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तो ऐसी स्थिति संभावना नगण्य है। अब मैं आज कहने लगूँ मैं खड़ा होना चाहता हूँ, नहीं आज नहीं तो नेक्स्ट मतलब आगे तो सोच से ही। हाँ तो इसके बारे में ये ऐसा है कि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। चुनाव तो लड़ेंगे, मन तो है सर, मनसा तो है। नहीं ये भविष्य पे डिपेंड करेगा। इसके लिए मैं ना हाँ कह रहा हूँ ना मैं ना कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी सोच है कि मैं जन समस्याओं के प्रति आवाज़ उठाता ही रहूँगा। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप में क्वालिटी मतलब आप चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़िए, तो आप अपने आप को कहाँ मतलब फिट पाते हैं या क्या? देखिए मैंने कहा कि तैयारियां करना, एक उद्देश्यपूर्ण तैयारी होनी चाहिए कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं तो उसके लिए मैं उसी के अकॉर्डिंग तैयारियां करूंगा। अलग अलग पूरे जो क्षेत्र है उसके अंदर लोगों को जानूंगा, किस तरीके कास्टेज में है, कहाँ पे क्या परेशानियां हैं, हर गली की परेशानी मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं इसके लिए कोशिश कर सकता हूं। अभी मैं ऊपर से जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा दिखता है, अपने आसपास गड़बड़ें दिखती हैं, उनके प्रति आवाज़ उठाता रहता हूँ। अच्छा सर, आपने एक शब्द बोला कास्टिज्म, तो यहाँ पे कास्टिज्म कितना मतलब इस चुनाव पे प्रभावित करेगा, क्या आप देखते हैं उस चीज़ को? देखो पिछला चुनाव भी जो लड़ा गया था वो कास्ट के बेस पे लड़ा गया था। मैंने ये देखा कि लोगों ने कुछ मतलब एक प्रत्याशी ने क्या किया कि बनिया बनाम अदर कास्ट उसको कर दिया या भारी बनाम शहरी उसको कर दिया। तो ये हमारी देश की एक व्यवस्था है कि इसके अंदर एक जो सही व्यक्ति होता है या जेन्युइन व्यक्ति होता है या अच्छा व्यक्ति होता है या काम करने वाला व्यक्ति होता है वो पीछे रह जाता है, और एक कास्टिज्म की वकालत करने वाले या कास्टिज्म की राजनीति करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। आज मैं अग्रवाल हूँ मान लीजिए, ठीक है, अग्रवाल हूँ, तो अग्रवाल के अंदर भी ये है कि ये बुद्धिजीवी वर्ग है। इसके अंदर की कोसी के अंदर क्या एक प्रॉब्लम है, ऐसा जैसे धर्मवीर अग्रवाल हैं, मैं उनके बारे में बता दूँ, वो क्यों बीजेपी में शामिल हुए। उनको ये लगा कि भाई यहाँ का जो बनिया वर्ग है या बाकी सारे लोग हैं वो मेरे को कभी वोट नहीं करेंगे, कि जबकि उस बंदे ने ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं की, काम नहीं कराने की कोशिश की, भाई अच्छा बकता है। लेकिन अब यहाँ पे कोसी में ये समस्या है, अग्रवाल भी हूँ, लेकिन मैं जब जाऊँगा ना मेरा रिश्तेदार भी कहेगा कि मैं तो कमल को वोट करता हूँ, मैं तो वकील साहब को वोट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अच्छे व्यक्ति को वोट देने से पहले आदमी इन सब चीज़ों को ज़्यादा तोल मोल करता है। तो इस बार भी हावी है, इस बार भी नज़र आ रहा है कि कास्टिज्म का वो फार्मूला? ये अभी मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर हाँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो ये कास्टिज्म का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा इस चुनाव को। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब हमसे हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए।